नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देश की बात। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। वन नेशन वन इलेक्शन को मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी। इस सत्र में पेश किया जा सकता है बिल। दिल्ली सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 1,000 रुपए। महिला सम्मान योजना आज से ही लागू। केजरीवाल का ऐलान, चुनाव के बाद 2,100 रुपए देंगे। हाथरस रेप पीड़ित के परिवार से मिले राहुल। पीड़ित परिवार से 45 मिनट की बातचीत। पिता ने चिट्ठी लिखी थी, 4 साल से कैद में है, सरकार कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र में परभणी में हिंसक प्रदर्शन मामला में 40 लोग हिरासत में लिए गए। इलाके में तनाव। परभणी में एसआरपी फोर्स तैनात। शाह के दौरे पर अबू जमाल में 7 नक्सली ढेर। 1,000 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेरा। फायरिंग जारी। अब तक 215 मारे गए। राजस्थान के 5 जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे। चूरू सीकर में बर्तनों में जमा पानी। एमपी में 11 जिलों में शीतलहर। हिमाचल में बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ। इसी बीच दिल्ली सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन को मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को दी मंजूरी। इसी सत्र में पेश किया जा सकता है बिल। दिल्ली से खबर, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन को मिली मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। इसी सत्र में पेश किया जा सकता है बिल। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय कैबिनेट ने बिल को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट ने दी बिल को मंजूरी। इसी सत्र में पेश हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन का बिल। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। दिल्ली से खबर है, कैबिनेट में महिला सम्मान योजना पर लगी मोहर। दिल्ली कैबिनेट ने महिला सम्मान योजना को किया पास। महिलाओं को हर महीने मिलेगा 1,000 रुपए। महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1,000 रुपए। दिल्ली के पूर्व सीएम ने 2024 के बजट में इसका किया था ऐलान। महिलाओं को हर महीने मिलेगा 1,000 रुपए। सीएम आतिशी ने कैबिनेट की मीटिंग में लिया फैसला। कैबिनेट में महिला सम्मान योजना पर लगी मोहर। दिल्ली कैबिनेट ने महिला सम्मान योजना पर
बिल को किया पास। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। दिल्ली के पूर्व सीएम ने 2024 के बजट में किया था ऐलान। सीएम आतिशी ने कैबिनेट की मीटिंग में लिया फैसला। भिंड से खबर, डॉक्टर गोविंद सिंह ने टीआई पर बोला हमला। भिंड से खबर, डॉक्टर गोविंद सिंह ने टीआई पर बोला हमला। पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, कानून विरोधी कार्यप्रणाली के टीआई पर लगाया आरोप। पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बोला हमला, कानून विरोधी कार्यप्रणाली के टीआई पर लगाया आरोप। लहर में रेत की गाड़ियों को रोक रहे टीआई। रोजगार नहीं मिलने पर मजदूर कर रहे पलायन। टीआई रेत से भरे 2 वाहन 70,000 रुपए में करा रहे विक्रय। रेत के सिर्फ 6 ट्रैक्टर। डीजीपी को लेकर शिकायत। टीआई के खिलाफ गोपनीय जांच कराने की मांग। टीआई के खिलाफ गोपनीय जांच कराने की मांग। रेत नहीं आने से ग्रामीण क्षेत्र में रुके विकास कार्य। डिंडोरी जिले में धान खरीदी शुरू हो चुकी है, जिससे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। पहले दिन से ही धान की बम्पर आवक हो रही है। जिले भर में कुल 23 धान उपजन केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर बड़ी तादाद में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीकृत किसान धान बेचने के लिए धान उपजन केंद्र पहुंच रहे हैं। और केंद्रों में किसानों के बैठने की उचित व्यवस्था सहित शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। शक्ति में आयोजित राउत नाच महोत्सव में चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव का अनोखा अंदाज सामने आया। विधायक राजकुमार यादव ने राउत नाच महोत्सव में यादव समाज के टोलियों को नृत्य करते देख अपने आप को रोक नहीं पाया और नृत्य कर रहे यादव समाज के टोलियों के साथ थिरकते नजर आए। इस दौरान रामकुमार यादव ने कहा कि भले ही आज मैं विधायक हूं, मैं तो वही रामकुमार यादव हूं जो बचपन में अपने माँ बाप के साथ गाय भैंस चराने का काम करते थे और मेले में जाकर नृत्य किया करते थे। दिवाली जी के कार है देखिए, भले आज हम विधायक हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारा आप बीती, हम तो वही रामकुमार यादव है जो एक समय अपने माँ बाप के साथ में गाय भैंस चराते थे और वैसे रौताही मेला, सेहरा मेला, आपके दुर्घटना मेले में जाकर के यादव समाज का जो एक परंपराएं है उसमें नृत्य करते थे। तो विधायक मंत्री बनना अलग बात है, लेकिन आज भी मेरे दिल में वही दिल धड़कता है जो बचपन में अपने गाय भैंस चरा के रोज नाचता था।
खबर मुंगेली के सरगांव क्षेत्र से, जहां औद्योगिक संयंत्रों से हो रहे प्रदूषण के खिलाफ स्थानीय लोगों ने सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए अपने हक की मांग की। इससे पहले प्रदूषण से प्रभावित ग्रामवासियों ने कांग्रेस नेता दिलीप कौशिक के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें समस्याओं के समाधान के लिए 15 दिनों का समय मांगा गया था। हालांकि जब प्रशासन से कोई पहल नहीं हुई तो आज संयंत्र के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यहाँ जो धरने में प्रमुख हैं भाग लेने वाले थे दिलीप कौशिक जी हैं, और उनके साथ जो यहाँ के लोकल नागरिकगण हैं वो लोग भी शामिल हुए हैं। सरगांव क्षेत्र पे जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितने कारखाने संचालित हो रहे हैं, उनसे जो भी समस्याएं हैं गाँव वालों को, उन सारी समस्याओं का वर्णन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर ज्ञापन सौंपा गया है। और उनके द्वारा मांग की गई है कि प्रदूषण कम हो और जो भी स्थानीय लोगों के रोजगार की समस्या है आदि सभी विषयों को लेकर इन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया था और ज्ञापन दिया है। किसान लोगों का ये है कि फसल बहुत कम हो रहा है यहाँ। जो जितना यहाँ से धूल निकलते हैं ना, वो धूल सीधा फूल धान के फूल में जाके जमा हो जाते हैं, जब दाना नहीं पड़ा, जेकर से हमारा धान हर बहुत कम होगा, तो जेकर से हमारे जीवन यापन बहुत प्रभावित होगा हमारे किसान। एवं हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो कम से कम एक जो धुआं है वो एकदम नहीं पता और निकले, गाइडलाइन के अनुसार ही निकाले ताकि हमारा धान की पैदावारी अच्छा हो। हम लोग इस क्षेत्र में जितने भी उद्योग हैं सरगांव तहसील में, उससे क्षेत्रवासी बहुत परेशान हैं और इससे प्रभावित पूरा सरगांव तहसील के सभी गांव हैं। इससे प्रदूषण मुक्त वातावरण चाहते हैं। हमारे नदी नाले और प्राकृतिक धरोहर पास में ताला है, ये सबसे मुक्ति चाहते हैं। उद्योग गवर्नमेंट का गाइडलाइन का पालन करें। रोड का हालत ख़राब है, उनमें सुधार करवाना चाहते हैं, इसीलिए हम आंदोलन किए हैं। और क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उद्योगों में चाहते हैं और अधिकारी और कर्मचारी के पद पर चाहते हैं। मोगा के कस्बे बाघा पुराने में नगर कौंसिल के चुनाव को लेकर बड़ा बवाल सामने आया। चुनाव के लिए सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं को फॉर्म भर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी और अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें फॉर्म भरने से रोका जा रहा है। बीजेपी और अकाली दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो फॉर्म भरने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गेटों पर ताले लगाकर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इस पर विरोध स्वरूप बीजेपी और अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार और बाघा पुराना विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जातियां हो रही हैं, आए थे गुंडागर्दियां हो रही हैं। जो दूसरी सियासत ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਗੀ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਜਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਰਪੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਡੀਪੀਓ बीडीपीओ बिठा रखे, इन्होंने साडे फॉर्म एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। आज सरकार की इलेक्शन लड़ूगी, इलेक्शन तां लड़े जांदे कि बकायदा बराबरी ते बंदे खड़े किते जान। डरी हुई सरकार, लोगों तो डरी हुई सरकार, पता है कि सानू वोटां नहीं पैनियां तां अंदर नहीं जान दे रहे कैंडिडेट्स नू। बाटला में रणजोत सिंह की मौत को लेकर नई जानकारी सामने आई है। परिवार वालों का दावा है कि शुरुआत में उन्हें बताया गया था कि रणजोत सिंह की दिल के दौरा पड़ने से मौत हुई थी, लेकिन जब आज उनका अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार वालों को शव देखा तो उनकी गर्दन पर कुछ संदिग्ध निशान पाए गए, जिस पर परिवार को शक हुआ और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। परिजनों ने दावा किया है कि रणजोत सिंह की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई बल्कि हत्या हुई है। जी
अब श्रद्धालु केवल 12 मिनट में गंगा आरती और काशी विश्वनाथ मंदिर समेत वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थलों के 3D दर्शन करने का अनुभव कर सकेंगे। इस नई पहल के तहत श्रद्धालुओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गंगा आरती का लाइव 3D अनुभव मिलेगा। साथ ही वे काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्य प्रमुख मंदिरों के वर्चुअल दर्शन भी कर सकेंगे। यह कदम तकनीकी दृष्टिकोण से धार्मिक पर्यटन शो को एक नई दिशा देने में आगे बढ़ रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को बिना किसी कठिनाई के आस्था के केंद्रों पर अनुभव प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वीआर दर्शन मार्ग संस्था की तरफ से शुरू की गई पहल के तहत श्रद्धालु अब 80 घाट पर वीआर यानी वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का इस्तेमाल कर 360 डिग्री व्यू के साथ पवित्र शहर के 3D में वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं। इसके जरिए सिर्फ 12 मिनट में बाबा विश्वनाथ सहित कई मंदिरों के दर्शन, गंगा आरती और पूजा देखी जा सकती है। भैया ये है पूरे बनारस का दर्शन कराते हैं, जैसे कि पूरे 3D में ये करा 360 डिग्री से आप देख सकते हो। मतलब आपको साक्षात मंदिर के पास आप बैठ के देख रहे हो, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब बहुत सारे आए देखें, अच्छा लगा। मतलब ये बताएं कि बहुत प्यारा है। लोगों ने बताया कि इस पहल से न सिर्फ शहर के पवित्र स्थलों के बारे में बेहतरीन जानकारी मिलती है, बल्कि समय और पैसे दोनों की बचत भी होती है। ये बहुत अच्छा व्यवस्था हमको लगा, क्योंकि जो 12 मिनट में जो आप पूरा घूमेंगे वो आप 12 मिनट में पूरा देख ले, और फिर अच्छी से बातें भी बताई जा रही है, पूरी विषय में बताया जा रहा है। अच्छा लगा देख के हमको। हम सोचे कि थोड़ा मोड़ा होगा एंटरटेनमेंट, लेकिन बहुत अच्छे से जानकारी दी गई, वो भी अच्छा लगा। 12 मिनट में जो हमको आज तक नहीं पता था वो अभी पता चला है। बहुत अच्छा है। हम तो चाहेंगे कि और भी लोग देखें। जो घूमते हैं पैसे की भी बचत होगी, टाइम की भी बचत होगी, और 12 मिनट में पूरा सब कुछ आप देख भी सकेंगे। तो 12 जगह का सब पूरा दिखाया जा रहा है। काल भैरव, विश्वनाथ जी, मार्कंडे महादेव, ये सब मंदिरों के विषय में बताया भी जा रहा है और दिखाया भी जा रहा है। खाटू श्याम का दर्शन किए, सालासर बालाजी का दर्शन किए, पूरा मंदिर का व्यू सब लग रहा, पूरा दिखाई दे रहा था। मतलब से पूरे बनारस का दर्शन कर लिया। हाँ, मेला उला सब बुझा रहा था, ऊपर उड़ रहे हैं, हर चीज़ का दर्शन हुआ। इसके लिए कितना पे करना पड़ रहा है? 100। ये वीआर सेवा लंबी कतारों की असुविधा को खत्म करते हुए आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। ये सेवा लोगों को मौसम की मार से बचाने में भी काफी मददगार साबित होगी। देवबंद में एनआईए और पुलिस का संयुक्त अभियान। 2 संदिग्ध विदेशी नागरिक लिए गए हिरासत में। एनआईए और देवबंद पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की। देवबंद के मोहल्ला बड़जियाउल हक में मिले 2 विदेशी संदिग्ध नागरिकों को हिरासत में लिया गया। देवबंद में बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी को लेकर चल रहा है अभियान। दोनों गिरफ्तार किए गए नागरिक वर्मा के रहने वाले, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, जो बिना पासपोर्ट वीजा के भारत में लंबे समय से रह रहे थे। एनआईए और पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। 2 विदेशी संदिग्ध नागरिकों को हिरासत में लिया गया। और से दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर तो फिर वो सरकार कैसे चलेगी और क्या दोबारा चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि ये एक खरीद फरोख्त को देश भर में बढ़ावा देने की दूसरी शुरुआत होगी। और यहाँ पर आप सुन रहे थे दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को, जो वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कैबिनेट मंजूरी मिली प्रस्ताव को, उस पर बात करते। खबरों में बढ़ते हैं। बरेली से खबर, जीआरपी सिपाही की तत्परता से बची यात्री की जान। बरेली से खबर, जीआरपी सिपाही की तत्परता से बची यात्री की जान। चलती ट्रेन से उतरते समय गिरने पर पुलिसकर्मी ने बचाया। अनियंत्रित होकर ट्रेन से गिरे यात्री को सिपाही ने बचाया। पल भर की चूक में ट्रेन की चपेट में आ सकता था यात्री। सिपाही अवनीश कुमार की सतर्कता से बची जान। सिपाही अवनीश कुमार की सतर्कता से बची यात्री की जान। अयोध्या कैंट ट्रेन का मामला, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला।
ये वो तस्वीरें हैं जब सिपाही की तत्परता पर से बची है यात्री की जान। आगरा से खबर, एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग, हादसा टला। सवारियों से भरी बस में आग लगने से मचा हड़कंप, चालकों ने टोल प्लाजा पर खड़ी की बस। आगरा से खबर, एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग, हादसा टला। सवारियों से भरी बस में आग लगने से मचा हड़कंप। चालक ने टोल प्लाजा पर खड़ी की बस। बस में रखी थी 3 बाइक और सारा सामान जलकर राख। एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग। सवारियों से भरी बस में लगी आग, चालक ने टोल प्लाजा पर खड़ी की बस, टला हादसा। आगरा एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग। बुलंदशहर में घूसखोर बैंक मैनेजर गिरफ्तार। घूसखोर बैंक मैनेजर को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में घूसखोर बैंक मैनेजर गिरफ्तार। घूसखोर बैंक मैनेजर को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। बीओबी शिकारपुर ब्रांच में मैनेजर को किया गिरफ्तार। 80 लाख का बैंक लोन पास कराने के एवज में ली थी घूस। पीड़ित के साइन किए हुए ब्लैंक चेक के जरिए ली थी घूस। चेक भुनाकर 1 लाख रुपए लेते ही गिरफ्तार हुआ बैंक मैनेजर। आरोपी बैंक मैनेजर के ठिकानों पर की गई छापेमारी। बुलंदशहर, दिल्ली के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। बैंक मैनेजर के बुलंदशहर घर से एक पिस्टल भी बरामद की गई। बुलंदशहर में घूसखोर बैंक मैनेजर गिरफ्तार। घूसखोर बैंक मैनेजर को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। बीओबी शिकारपुर ब्रांच से हुई गिरफ्तारी। 80 लाख का बैंक लोन पास करने के एवज में ली थी घूस। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लखनऊ से खबर, आईपीएल के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के ठिकानों पर आईटी की रेड। यूपी से लेकर मुंबई तक आयकर विभाग की छापेमारी। लखनऊ, नोएडा, बरेली, हरदोई और मुंबई में आईटी की रेड। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की शिकायत पर 25 ठिकानों पर छापा। लखनऊ, नोएडा, बरेली, हरदोई और मुंबई में आईटी की रेड। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की शिकायत पर 25 ठिकानों पर छापा। ऐशबाग में वाटर वर्कर्स रोड पर कंपनी की फैक्ट्री कार्यालय में रेड। छापेमारी में 60 से अधिक अधिकारियों की टीम मौजूद। आईपीएल के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। लखनऊ से खबर, आईपीएल के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के ठिकानों पर रेड। यूपी से लेकर मुंबई तक आयकर विभाग की छापेमारी।
लखनऊ, नोएडा, बरेली, हरदोई और मुंबई में आईटी की रेड। आईपीएल के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड। इंडियन पैरासाइट्स लिमिटेड के ठिकानों पर आईटी की रेड। छापेमारी में 60 से अधिक अधिकारियों की टीम मौजूद। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके। शिवा, अगर बात की जाए तो एक बड़ी छापेमारी है। बिल्कुल विशाल, सुबह से आईपीएल यानी कि इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी न सिर्फ लखनऊ बल्कि मुंबई, नोएडा, बरेली, हरदोई में इन सभी के जो ऑफिसेज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उसमें इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। और ये इनकम टैक्स की छापेमारी बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की शिकायत पर ही चल रही है। और इनकम टैक्स की टीम ने पहले इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के खिलाफ जो उनको सबूत काफी ज्यादा मिले थे और देश के अलग अलग 25 ठिकानों पे जो अलग अलग शहर है उसमें इनके खिलाफ सबूत मिले थे। उसके बाद से इनकम टैक्स की कल एक ब्यौरा तैयार किया जहाँ पर इनके फैक्ट्रीज ऑफिस है, वहाँ पर छापेमारी चल रही है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ के ऐशबाग में इनकी कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस है जो लिस्टेड कंपनी है। और सिलट में और हरदोई में इनकी फैक्ट्री है इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड की। और ये फैक्ट्री खेतों में इस्तेमाल होने वाली केमिकल और जैविक उत्पादों का जो आयात है, निर्यात है, वो भी करती है। और इसकी सहयोगी कंपनी का प्लांट एक हमीरपुर में भी बताया जा रहा है। तो इन सभी जगहों पर इनकम टैक्स विभाग के जो अफसर हैं वो लगातार रेड कर रहे हैं। और वहाँ पर जो दस्तावेज उनको मिलेंगे उसके आधार पर ये चेक होगा कि आखिरकार ये टैक्स चोरी इनके खिलाफ जो शिकायत मिली थी वो आखिरकार किसने की है और कहाँ कहाँ इनका जाल फैला रखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा तमाम जानकारी के लिए आपका। आगरा से खबर है, कोर्ट में आज पहुंच सकता है आज आ सकता है कंगना रनौत के पक्ष में फैसला। सांसद के राष्ट्रद्रोह के मामले में रखना है अपना पक्ष, स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से रखना है पक्ष। सांसद को राष्ट्रद्रोह मामले में रखना है अपना पक्ष, स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से रखना है पक्ष। सांसद ने किसान व महात्मा गांधी पर की थी टिप्पणी। अधिवक्ता द्वारा वाद में न्यायालय में 16 को होगी सुनवाई। कांग्रेसी विचारधारा से जुड़े हैं अधिवक्ता रामशंकर शर्मा। सांसद कंगना रनौत को कोर्ट ने जारी किया था पक्ष रखने का नोटिस। नोटिस के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचा है कंगना का पक्ष। अब न्यायालय ने दिल्ली व कुल्लू मनाली भेजी है नोटिस। एमपी एमएलए कोर्ट में आज आ सकता है कंगना का पक्ष। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, अगर बात की जाए तो क्या पक्ष कंगना का वहां पहुंचा है, उसने अपना पक्ष कोर्ट में रखा है या नहीं? देखिए, आगरा में एक बात दायर हुआ था, इसमें राजद्रोह का मामला यहाँ पर कंगना रनौत पर लगाया गया था। और लेकिन वो यहाँ पर एमपी एमएलए कोर्ट में यहाँ पर नहीं आई और न्यायालय ने उन्हें एक मौका और दे दिया, दोबारा दिया। और
उन्होंने कुल्लू मनाली के लिए यहाँ से नोटिस भेज दिया गया है और वो यहाँ पर हाजिर नहीं होती है कोर्ट में। और 16 दिसंबर जैसे की डेट है, अगली तारीख दी गई है। किसान आंदोलन और महात्मा गांधी पर दिए गए बयान को लेकर यहाँ पर बात दायर हुआ और एसएसपी को लेकर 2020-2021 में दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर जो किसान बैठे थे, इस पर एक बयान के आधार पर यहाँ जो वकील हैं उन्होंने बात दायर किया था। अगली तारीख के लिए यहाँ पर दिया गया है और 16 नवंबर 2021 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का मजाक उड़ाने का ये आरोप है। विशाल जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजेंद्र। सांसद को राष्ट्रद्रोह के मामले में रखना है अपना पक्ष। सांसद ने किसान व महात्मा गांधी पर की थी टिप्पणी। अधिवक्ता द्वारा वाद में न्यायालय ने 16 को होगी सुनवाई। यूपी के बरेली में किसानों ने अर्धनंग प्रदर्शन किया, जो कि शहर के बड़े बाजार में किया गया। दरअसल गौतम बुद्ध नगर में किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर पुलिस द्वारा हटाया गया और कई को गिरफ्तार भी किया गया, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा बरेली के किसान नेता डॉक्टर रवि नागर के नेतृत्व में किसानों ने बड़ी संख्या में अर्धनंग होकर प्रदर्शन किया। आज किसान एकता संघ बरेली अर्धनग्न होकर इस कष्ट और रोष में प्रदर्शन कर रहा है। घंटाघर बरेली से लेकर पटेल चौक तक की गौतम बुद्ध नगर के किसान आंदोलनकारियों को और किसान नेताओं को 6 तारीख को जबरन लाठी के दम पर सीधे आपको दिल्ली ले चलते, जहां पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कुछ कहनी सुन लेते हैं। पक्ष में है, पक्ष विपक्ष सब ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन ये सारे जो काम है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही कार्यकाल में हो रहे हैं। धन्यवाद। आज आपने निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी, हिमाचल को लेकर क्या कोई बात हुई? खबर गाजीपुर से है, जहां सपा सांसद अफजाल अंसारी ने विभिन्न मुद्दों पर बयान देते हुए कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और किसान परेशान हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि अफसर निरंकुश हैं और मनमानी कर रहे हैं, ये सब व्यवस्था का दोष है, अधिकारी जनता का दोहन कर रहे हैं। अफजाल ने आगे मीडिया से बात करते हुए उनके सवालों का जवाब देते हुए कहा कि परेशान किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान आजम खां पर बोलते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि आजम खां बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने जो महसूस किया वो लिखा। अफजाल ने कहा कि मोदी जी और बीजेपी नारा दिया था अब की बार 400 पार, अब लहसुन 400 पार हो गया है। अफजाल अंसारी ने कहा कि आम पढ़ा लिखा व्यक्ति त्राहिमाम बोल दिया है, जबकि अनपढ़ गवार सीधे स्पॉट आदमी को मूर्ख बनाया जा रहा है। आगे चला, हट जा। अफजाल अंसारी दिलवा दीजिए भैया, भैया थोड़ा सा ऐसे 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 ऐसे। अफजाल अंसारी जिंदाबाद, अफजाल अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया भैया भैया
खबर है, हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया खाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र का शाखा से सैकड़ों करोड़ रुपया लूट गया, पूरे जिले में लूट गया। और कौन है उसका गॉडफादर? कौन है गॉडफादर? कोऑपरेटिव गुरु की संज्ञा दी गई। और महामहिम राज्यपाल साहब के राजनीतिक गुरु जो उसके डायरेक्टर हैं, आज उनके लिए अब नहीं कुछ बोलेंगे, वो गए बेचारे बैकुंठ। लेकिन ये बैंक का घोटाला आज तक एफआईआर होने के बाद भी न कोई गिरफ्तारी, न कोई कुर्की, न कोई नीलामी। 12 करोड़ रुपया के लिए मोहम्मदाबाद के लोगों का, पूरे जनपद से लेके 45 करोड़ रुपया लूटा गया है। कहां बा बुलडोजरवा? कहां है इनकाउंटर वाली गोली? जो लुटेरे हैं, बैंक में जनता का पैसा है, लूट के बैंक बंद करके भाग रहे हैं, उनके साथ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई हो रही? एफआईआर हो गया। खबर कानपुर से। ठंड के मौसम में चोरों ने एक बार फिर सक्रियता दिखाई है। जुगराजपुर गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए करीब 6 से 7 लाख रुपए के जेवरात चोरी कर लिए। इस घटना के बाद पुलिस को सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। गांव में यह घटना सचेनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में चोरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि चोरों की पहचान कर ली जाएगी, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। वहीं इलाके में जहां करीब 5 महीने पहले बिन्नौर गांव में भी एक घर से लगभग 30 लाख रुपए की चोरी हुई थी, लेकिन उस मामले का भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो चुका। पुलिस पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि पिछले मामले का अभी तक हल क्यों नहीं निकाला जा सका। उत्तराखंड में जहरीली गैसों के स्तर में खतरनाक वृद्धि हो रही है, जिससे हिमालय के पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ने के अनुमान हैं। यह चौंकाने वाला खुलासा नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस एरिज के ताज़ा शोध में हुआ है। शोध के अनुसार राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रदूषण के कारण जहरीली गैसों का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो न केवल मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि हिमालयी परिस्थितियों के तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इन गैसों में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्राइज ऑक्साइड और मिथियोन जैसी गैसें शामिल हैं। उत्तराखंड के वातावरण में जहरीली गैसें खतरनाक दर से बढ़ रही हैं। इससे हिमालय के पर्यावरण को खतरा है। ये जानकारी नैनीताल में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस या एरीज के ताज़ा शोध में सामने आई है। इस समस्या से निपटने के लिए हल्द्वानी के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर SD तिवारी ने लोगों से घरों, दफ्तरों और अपने संस्थानों में प्राणवायु लगाने की अपील की है। प्राणवायु के तहत फूलों के गमलों में 2 सदाबहार पौधे लगाए जाते हैं। गमलों पर प्राणवायु का लेबल लगा होता है। इसका सामान्य मतलब महत्वपूर्ण जीवन शक्ति है, जो पेड़ पौधों की ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता बताती है। ऑक्सीजन के बिना धरती पर जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता। प्राणवायु का मेरे ध्यान में इसलिए आया, प्राण कहीं लिखा है, वायु भी कहीं लिखी है। मैंने ये सोचा कि क्यों न इसको आचरण में लाएं और लोगों को ये जानकारी दें कि प्राणवायु क्या है। छोटे छोटे बच्चों को जानकारी मिले, स्कूलों में जानकारी मिले, ऑफिसेज में जानकारी मिले, बाजार में व्यवसाय को जानकारी मिले कि भाई विकास की दौड़ में सब हैं। विकास अच्छी बात है, विकास का हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से हरी परत में
जो सेंध लगी है विकास की और सीमेंट की, उसकी भरपाई करना भी हमारा ही दायित्व है। तो इसलिए एक मेरी मुहिम है। प्रोफेसर तिवारी की पहल की तारीफ हर कोई कर रहा है। लोगों ने अपने घरों, स्कूलों और व्यावसायिक संस्थानों के बाहर गमलों के पौधे लगाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर एस.डी. तिवारी जी, रिटायर्ड प्रोफेसर, इन्होंने एक विचार इसमें रखा कि हर जगह जो व्यावसायिक केंद्र हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पर गमले लगें जिनमें प्राणवायु लिख दिया जाए। क्योंकि गमलों में पौधे लगाना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर उसमें प्राणवायु लिखा होगा तो वो एक आकर्षण होगा, एक जिज्ञासा का प्रश्न भी होगा। बच्चे भी पूछेंगे भाई प्राणवायु क्यों लिखा है, तो उनको हम आसानी से बता सकते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज हम स्कूल से बच्चों को देंगे कि ऑक्सीजन हमको कैसे मिलता है। ये पेड़ नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी नहीं होगी। ज़िंदगी होगी तभी होगी जब हमारे पास ये पेड़ होंगे। तो हम बच्चों को ना मैसेज देते हैं कि आप अपने घर पर भी ऐसे पौधे लगाइए जिससे ऑक्सीजन मिले और सारी चीज़ें हों। तिवारी जी ने हमें बोला कि आप इस तरह शुरुआत करो। हमने भी शुरुआत करी, थोड़ी सी शुरुआत रहेगी। अच्छा लग रहा है, सुंदरता भी बढ़ी शहर में और इससे थोड़ी ऑक्सीजन की भी मिलेगी। इससे कई जगह भी लगे हैं शहर में। प्रोफेसर तिवारी को उम्मीद है कि ये चलन उत्तराखंड के दूसरे शहरों में भी जोर पकड़ेगा। इससे हर किसी को स्वस्थ भविष्य के लिए पेड़ पौधों की अहमियत का एहसास होगा। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है, जहां पर सदन में संविधान पर चर्चा के लिए व्हीप जारी। दिल्ली से खबर, सदन में संविधान पर चर्चा के लिए व्हीप जारी। बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किया व्हीप। 13-14 दिसंबर को सदन में इस मुद्दे पर होगी चर्चा। पार्टी ने सांसदों को 3 लाइन की व्हीप जारी की है। बीजेपी ने सांसदों को व्हीप जारी किया है। 13 से 14 दिसंबर को सदन में इस मुद्दे पर होगी चर्चा। चौदह दिसंबर को पीएम सदन में देंगे चर्चा का जवाब। सदन में संविधान पर चर्चा को लेकर व्हीप जारी। बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किया व्हीप। पार्टी ने सांसदों को 3 लाइन का व्हीप जारी किया। तेरह 14 दिसंबर को सदन में इस मुद्दे पर होगी चर्चा। चौदह दिसंबर को पीएम सदन में देंगे चर्चा का जवाब। बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किया व्हीप। 13-14 दिसंबर को सदन में इस मुद्दे पर होगी चर्चा। पार्टी ने सांसदों को 3 लाइन का व्हीप जारी किया। बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किया व्हीप। 13-14 दिसंबर को सदन में इस मुद्दे पर होगी चर्चा। सूबे के सैनिक कल्याण और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी आज विकास नगर पहुंचे, जहां उन्होंने हरबटपुर में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ किया, जहां कार्यक्रम में क्षेत्र के सैकड़ों पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। बता दें कि पचवादून क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को सैनिक पृष्ठभूमि रही है, जिसके चलते आज भी यहां के हजारों लोग आज भी सेना में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जबकि यहां करीब 14,000 से अधिक पूर्व सैनिक भी हैं, यह निवास कर रहे हैं, जिनको पहले जहां सैनिक कल्याण से जुड़े कामों के लिए देहरादून के चक्कर लगाने पड़ रहे थे, वहीं अब यहां जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का शुभारंभ हो जाने से यह काम करवाने में सहूलियत मिलेगी। सरोदा ब्लॉक के लोकप्रिय विधायक श्री प्रीतम सिंह जी, हमारे जिलाधिकारी कर्नल वीरेंद्र भट्ट साहब,
देखिए, आज इस क्षेत्र में सैनिक कल्याण कार्यालय का द्वारा मेरे द्वारा किया गया है। लोग 14,000 से अधिक की संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पर रहते हैं, जिनको अपनी समस्याओं के लिए, अपने कामों के लिए देहरादून जाना पड़ता है। मैं देख रहा था, मेरे पास स्कॉट भी चल रही थी, मुझे आने में 1 घंटा लग गया। तो जब ये लोग जाते होंगे तो कितनी दिक्कत इनको होती होगी। और इस कार्यालय के खुलने के बाद जो सैनिक कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, जिनको इनके कार्यालय के माध्यम से हम सैनिक को देते हैं, उनका लाभ इनको मिलेगा। और मैं आभार करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरे अनुरोध पर 1 साल पहले ही ये घोषणा की गई थी। देहरादून और पिथौरागढ़, जहां पर पूर्व सैनिक भारी संख्या में हैं, और ये पहली सरकार है कि इतनी गति से काम करती है, नहीं तो फाइलें घूमती रहती हैं, लोग चक्कर काटते रहते हैं, काम नहीं होते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार करता हूं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक दिल छूने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक परिवार ने सीरिया में फंसे अपने रिश्तेदारों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए दशमिक और बेरूत स्थित भारतीय दूतावास का धन्यवाद किया। संकट के समय भारतीय दूतावास द्वारा किए गए कूटनीतिक प्रयासों के कारण परिवार के सदस्य सीरिया के युद्धग्रस्त इलाके से सुरक्षित बाहर आ सके। दो दिन के बाद जब तीसरे दिन वो सुबह तो उनको जहाँ पे जाना था, तो उनको पता लगा कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, तो उसकी वजह से वो बेचारे फिर फंसे रहे। वहाँ अनरेस्ट जो चालू हो गया, तो गवर्नमेंट जो कोलैप्स कर गई, तो फिर वो फंसे रहे उधर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रहने वाले गुलाम मोहम्मद और उनके परिवार के लिए पिछले कुछ दिन मुश्किलों भरे रहे हैं। उनकी मां, छोटा भाई और बहन उन 17 ज़ायरीनों में शामिल हैं जो कुछ दिन पहले जियारत के लिए सीरिया गए थे। इस्लामी विद्रोहियों के सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने के बाद गुलाम मोहम्मद के परिवार के सदस्य सीरिया में फंस गए। वो भी वहाँ से फोन कर रहे थे कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, तो यहाँ बाहर जो है काफ़ी सारा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि फायरिंग चल रही थी वहाँ पे। जो उधर जहाज़ में भी रात को जो उन्होंने वहाँ से जो बमबारी हो रही थी, तो वो सारा कुछ सुन पा रहे थे। वो बेचारे इसीलिए बड़ा ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। हमारे लिए तो बड़ी परेशानी हुई थी, क्योंकि हम जो यहाँ पे देख रहे थे या सुन रहे थे उनकी ज़बानी का वहाँ क्या हाल है, तो उनको बड़ा मुश्किल हो रहा था हमसे भी कांटेक्ट कर पाना, क्योंकि वहाँ पे भी जो नेटवर्क इशू भी था, तो कभी कभार फ़ोन भी नहीं लगता था। दिन में कहीं एक बार ही करते थे फ़ोन में। तमाम उठापटक के बीच गुलाम के परिवार के लोग अपने होटल में ही रुके रहे और आखिरकार दमिश्क में भारतीय दूतावास से संपर्क करने में कामयाब रहे। जो एम्बेसी का बंदा था वो उनके पास गया, उन्होंने बोल दिया कि आप अपनी तैयारी करो, आपको हम बस से यहाँ से निकलवाएंगे, आपको सीधा लेबनान लेके जाएंगे। तो फिर जो है वो रात को या दिन को कल 4 बजे वहाँ से निकले। तो वहाँ के टाइम जो है 1:30 बजे 2 बजे के करीब वो सीरिया से निकल गए बस में बैठ के। तो फिर लेबनान बॉर्डर तक पहुँच गए। वो लेबनान बॉर्डर में उनको करीबन 3-4 घंटे लग गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जो कागजी कार्रवाई जो भी करनी थी तो वो हो गया, जो चेकिंग वैकिंग सारा कुछ हो गया। तो वहाँ पे जो लेबनान की जो इंडियन एम्बेसी वाले थे वो उनको वहाँ पे रिसीव करने आ गए थे। विद्रोही ताकतों के असद का तख्ता पलट करने के 2 दिन बाद भारत ने सीरिया से अपने 75 नागरिकों को निकाल लिया। सुरक्षा हालात का जायजा लेने के बाद दमिश्क और बेरूत में भारतीय दूतावासों ने लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया शुरू की। सीरिया से निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 ज़ायरीन भी शामिल थे जो सैयदा ज़ैनब में फंसे हुए थे। मेरी बीवी और सासू माँ और सासू वो तीनों गए थे ज़ियारत के लिए, क्योंकि वो जब शाम पहुँचे थे वहाँ कुछ हालात ख़राब हो गए थे, इसकी वजह से हम भी परेशानी में थे। अब हम शुक्रगुजार है इंडियन एयरबेस के कि उन्होंने उनको लेबनान तक पहुँचाया है। तो अब तो हम मुतमईन हैं, क्योंकि हम भी यहाँ परेशानी में थे। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक सभी भारतीय नागरिक सीरिया से सफलतापूर्वक लेबनान में दाखिल हो चुके हैं। उनका कहना है कि अब इन भारतीयों को उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों के जरिए भारत वापस लाया जाएगा। फंसे हुए लोगों ने सुरक्षित बचाए जाने पर भारतीय अधिकारियों का शुक्रिया अदा किया।
सीरिया की हालात इस वक्त बहुत खराब है। हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन एम्बेसी का, खासकर कि मतलब उसने हमें उस जहन्नम से निकाला बाहर। तो अभी आप कहाँ पर हैं? जी, अभी आप कहाँ पर? हम इस वक्त लेबनान में हैं। विद्रोहियों ने रविवार को सीरियाई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। उन्होंने कई दूसरे प्रमुख शहरों और कस्बों के बाद राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोही समूह हयात तहरीर अल शाम के दमिश्क पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग गए। इसी के साथ देश पर चले आ रहे उनके परिवार के 50 साल के शासन का अंत भी हो गया। रूसी सरकारी मीडिया ने बताया है कि असद मॉस्को में हैं और उन्हें शरण दी जाएगी। उनके लगभग 14 साल के कार्यकाल में गृह युद्ध, रक्तपात और उनके राजनीतिक विरोधियों के क्रूर दमन की घटनाएं हुई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वो सीरिया में हो रहे घटनाक्रम पर नजर रख रहा है। उसने वहां शांतिपूर्ण और समावेशी सीरियाई नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया की वकालत की। सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को दमिश्क के भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।